चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हमारी शुरुआत आज की होगी पीआईबी के न्यूज़ के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ हमारी है खजुराहो के टेम्पल से रिलेटेड। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर वाले हिस्से में शामिल है, इसलिए इनका हम बेसिक नॉलेज आज देखने वाले हैं। खजुराहो मंदिरों की हम बात करें तो हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों के मंदिरों का एक ग्रुप है। यहाँ पर इन धर्मों के टेम्पल बनाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर इनकी लोकेशन है। इन मंदिरों को सबसे पहले लिखित उल्लेख अबू रिहान अल बरूनी और अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के विवरणों में हमको मिलता है। इन मंदिरों का निर्माण हुआ था 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में। चंदेल शासकों ने इनका निर्माण कराया था। गुप्त काल के दौरान तरासे हुए पत्थर खंडों से इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, वो चंदेलों के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इस समय जो कला शैली चल रही थी उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। इस दौरान मंदिरों के निर्माण के लिए चिनाई पद्धति का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता हमारे लिए। क्या एक तो चिनाई पद्धति से इसका निर्माण किया गया है, और यहाँ पत्थर तो बताया गया है लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कौन से पाषाण खंडों से इसका निर्माण किया गया है। आगे बताया जाता है खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के नागर शैली का अद्भुत उदाहरण है। नागर शैली में इसको बनाया गया है। गर्भगृह, शिखर शिखर कैसा है, वक्रीय बुर्ज है, और मंडप जिसको हम प्रवेश द्वार बोलते हैं, नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। गर्भगृह, शिखर, मंडप, तीन चीज इसमें रहती हैं। इसमें संपूर्ण मंदिर का निर्माण हुआ है एक विशाल चबूतरे पर। चबूतरे के ऊपर मंदिर को बनाया गया है। इन मंदिरों के निर्माण के लिए हल्के रेतीले पत्थर, लोहे की कीलक और ग्रेनाइट पत्थरों का यूज़ किया गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका निर्माण आखिर कौन से पत्थर से हुआ है। तो यहाँ पर पता चलता है ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण हुआ। रेतीले पत्थर का भी यूज़ है और लोहे की कीलकों का इसमें यूज़ किया गया है। खजुराहो के मंदिरों की वास्तुकला अत्यंत जटिल है। ठीक है, जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। गर्भगृह आपको देखने को मिलेगा, महामंडप है, सभागृह भी है, अर्धमंडप मतलब एक और एक्स्ट्रा सभागृह जिसको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा प्रदक्षिणा पथ भी है जिसके चारों तरफ आप चक्कर लगा सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो। यहाँ कुछ मंदिर पंचायतन शैली में भी बने हैं। देखो, पंचायतन शैली के अंतर्गत एक केंद्रीय मंदिर के चारों कोनों पर चार अतिरिक्त मंदिर बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पंचायतन शैली। तो यहाँ पर हमें पंचायतन शैली भी देखने को मिलती है, जिसमें एक बीच में एक मेन मंदिर रहेगा, फिर इसके चारों कोनों पर ऐसे छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं पंचायतन शैली। मंदिरों की नक्काशी हिंदू जीवन शैली के चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम को बताती हैं। ये मंदिर अपनी कामुक भाव से युक्त मूर्तियों के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पर काम की बहुत सारी पोजीशन बताई गई हैं। माना जाता है कि 12वीं सदी के दौरान लगभग 20 किलोमीटर में फैले इन मंदिरों की संख्या 85 थी। इनमें से अधिकांश मंदिर नष्ट हो गए हैं और अभी इनकी जो संख्या है वो 20 से 25 बची है। खजुराहो के मंदिर पश्चिम, पूरब, दक्षिण समूह में इनको बांटा गया, उत्तर में नहीं, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण ग्रुप में इसको बांटा गया है। पश्चिम की तरफ आप जाओगे तो शैव और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मंदिर हैं। इन मंदिरों में शामिल है 64 योगिनी कंदरिया महादेव, चित्रगुप्त मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, नंदी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर जिसको विष्णु मंदिर कहते हैं, और वराह मंदिर, ये शामिल। पूरब की तरफ अभी जाओगे आप तो हिंदू और जैन संप्रदाय से संबंधित मंदिर बनाए गए हैं, जैसे कि ब्रह्मा, वामन, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, घंटाई मंदिर प्रमुख है। इसके अलावा दूलादेव जिसको शैव संप्रदाय वाले मानते हैं, और जटकारी वैष्णव संप्रदाय वाले लोग मानते हैं। अब फिर बात आ जाती है कि इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में कब शामिल किया, तो 1986 में इनको शामिल किया।
अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो हुनर हाट से रिलेटेड है, तो हुनर हाट के बारे में भी हमें कुछ बेसिक पॉइंट जानने होंगे। हुनर हाट आखिर है क्या? हुनर हाट इज़ एन एग्जीबिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट मेड बाय आर्टिसंस फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे कि आदिवासी लोग और भी जो अल्पसंख्यक में आने वाले लोग हैं, अपने हाथों से कई सारी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाते हैं। अब उनको कोई मार्केट तो अवेलेबल रहता नहीं है, ठीक है। जैसे यदि मैं गांव में रह रहा हूं तो गांव में मेरे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी पहचान कैसी होगी? वो तभी होगी जब मैं किसी हाट में जाऊंगा या फिर किसी अच्छी सी जगह में जाऊंगा जहां पर बहुत सारे लोग आएँ, तब जाके वहां पर मेरा प्रोडक्ट बिक सकता है। सरकार भी इन प्रोडक्टों को बढ़ावा देना चाहती है, ठीक है। सरकार क्योंकि ये भी चाहती है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो लोकल लोग चीज़ें बना रहे हैं उनको मार्केट अवेलेबल कराना भी बहुत ज़रूरी है। हुनर हाट एक प्रकार की प्रदर्शनी होती है जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं। इनको बनाया जाता है लोकल माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा। इसकी थीम रखी गई है लोकल फॉर वोकल। ऑर्गेनाइजर की बात करें, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करती है। ये आता है किसके अंदर में? USTTAD, जिसको उस्ताद हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं। अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम। The Ustad scheme aims to promote and preserve the rich heritage of traditional arts and crafts of the minority community. माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो ट्रेडिशनल आर्ट है और उनकी जो क्राफ्ट्स है उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रमोशन देना, प्रमोट करना, ये सारा काम उस्ताद के अंतर्गत किया जाता है। एम की बात करें, दिस हार्ट एम्स टू प्रोवाइड मार्केट एक्सपोजर। सबसे पहली बात, आपको मार्केट मिल रहा है, आपको आपके खरीदार मिल रहे हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडिशनल कलनरी एक्सपर्ट। बताया जा रहा है कि इससे रोज़गार भी प्रोवाइड किया जा रहा है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। इसमें शामिल होते हैं आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन और जो पाक कला में एक्सपर्ट है ना, पाक कला मतलब खाना वाना बनाने में। इट इन्वेस्टिगेट्स बूस्टिंग द स्किल ऑफ क्राफ्ट्समैन। इसमें शामिल है क्राफ्ट्समैन, जो लोकल आदमी जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी स्किल को बढ़ावा देना। वीवर भी शामिल है, आर्टिसन भी शामिल है, हु आर ऑलरेडी इंगेज इन द ट्रेडिशनल एंड सेंट्रल वर्क, जो कि पुरातन जो काम में लगे हैं लोग, ठीक है। जैसे कि उनके दादा भी वही काम करते थे, उनके परदादा भी वही काम करते थे। जैसे कई लोग बांस से सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, अब उस काम को नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का काम हुनर हाट के माध्यम से संभव हो सकता है। महत्व की बात करें तो हुनर हाट हैज़ प्रूव टू बी एन एम्पावरमेंट एक्सचेंज फॉर मास्टर आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन। एम्पावरमेंट एक्सचेंज के रूप में ये प्रूव्ड हुआ है फॉर मास्टर आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन, मतलब कि उनको एम्पावरमेंट करने का ये काम करता है। इट हैज़ प्रूव्ड टू बी immensely beneficial and encouraging for artisan and craftsmen as lakhs of people visit हुनर हाट। उनके कामों को आप इनकरेज कर रहे हो, उनको आप फ़ायदा दे रहे हो, क्योंकि कई सारे लाखों लोग हुनर हाट को विजिट करते हैं और परचेस करते हैं इंडिजीनियस हैंडमेड प्रोडक्ट को। बताया जा रहा मोर देन 5 लाख आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन एंड पीपल एसोसिएटेड विद देम have been provided employment and employment opportunities in last about 5 years through हुनर हाट। 5 लाख जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, इससे जुड़े हुए हैं और उनको प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पिछले 5 सालों में हुनर हाट के माध्यम से। अगली वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू से। द हिंदू की पहली खबर ब्रिक्स से रिलेटेड है, तो ब्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो जाए। ब्रिक्स कंट्रीज़ के नाम सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है।
ब्रिक्स के अंतर्गत आ जाता है आपका, बी से हो गया आपका ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स के अंतर्गत हो गए 5 सदस्य देश। इनके बारे में कुछ फीचर्स बताए जाते हैं। यहाँ पर बताने की कोशिश करी जा रही है कि ब्रिक्स कंट्रीज कम फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका एंड ऑल आर मेंबर ऑफ G20। इसके जो मेंबर देश हैं कुछ एशिया के हैं, कुछ अफ्रीका के हैं, यूरोप के हैं और लैटिन अमेरिका के, और सभी जो मेंबर कंट्री है वो आते हैं G20 के अंतर्गत। आगे बताया जाता है टुगेदर द नेशन अकाउंट फॉर 26.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। पूरे विश्व में जितना भी लैंड वाला एरिया है उसका 26% हिस्सा ये ऑक्यूपाई करते हैं। 42% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है और 13% वर्ल्ड बैंक वोटिंग पावर इनके हाथ में है और 14% कोटा शेयर ये करते हैं कहाँ पर, IMF का, एंड 14% ऑफ IMF कोटा ये लोग शेयर करते हैं। थ्रू ब्रिक्स द कंट्रीज कैन हैव मल्टीलैटरल रिलेशन इन देयर लोकल करेंसीज। आपको लोकल करेंसी में ही मल्टीलैटरल रिलेशन स्थापित करने हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास डॉलर हो तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। दिस हेल्प्स ऑल ऑफ देम डायरेक्टली एज द फॉरेक्स इज नॉट डिप्लेटेड एंड देयर ओन करेंसीज आर स्ट्रेंथन्ड। दूसरी बात यह है आपके पास डॉलर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको डॉलर आपके पास रहे या ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास यदि आपका रुपया है तो आप उस रुपया से चाइना के साथ ट्रेड कर लोगे। डॉलर में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका जो मनी है ना वो भी मजबूत होता है, रुपया मजबूत होता है। दे प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड नॉर्थ साउथ डायलॉग। ये प्रमोट करने का काम करते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड नॉर्थ साउथ डायलॉग को। साउथ रिप्रेजेंट डेवलपिंग कंट्रीज एंड नॉर्थ रिप्रेजेंट डेवलप्ड। मतलब कि यहाँ पर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में कोऑपरेशन दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू IMF एस्टिमेट ब्रिक्स कंट्रीज जनरेटेड 22% ऑफ वर्ल्ड्स GDP एंड दे contributed more than 50% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स। अब जो ब्रिक्स वाले देश हैं उनके बारे में कुछ की फीचर बताए जाते हैं। जैसे कि ब्राज़ील की बात यहाँ पर करी जाती है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 201 मिलियन है। एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर, इसमें भी कॉफ़ी, सोयाबीन और शुगर कैन शामिल है। आयरन एंड स्टील, क्रूड ऑयल, एरोस्पेस एंड मशीनरी, इसके अलावा केमिकल का ये एक्सपोर्ट करता है। कंपेरेटिव एडवांटेज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चैलेंजेस की बात करें तो एग्जॉस्टिंग नेचुरल रिसोर्स, हाई इनकम डिस्पारिटीज, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब लोग और अमीर लोगों के बीच में बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर। वहीं पर इंडिया की बात यदि आप करोगे तो यहाँ की पॉपुलेशन है 1224 मिलियन। एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट यहाँ के भी एग्रीकल्चर, राइस और सोयाबीन। क्लोथ का हम एक्सपोर्ट करते हैं, कार एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील, ज्वेलरी और सॉफ्टवेयर को। हम किस हिसाब से लाभ में चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर लो लेबर कोस्ट है, स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर है हमारा। चैलेंजेस की बात करें टू इंडियाज, इम्बैलेंस ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। शहर की जनसंख्या और गांव की जनसंख्या में बैलेंस देखने को हमको नहीं मिलता है। चाइना की बात करोगे तो 1357 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट है यहाँ के कंज्यूमर, प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, क्लोथ, फुटवेयर और स्टील। एडवांटेज यहाँ पर क्या चीज़ है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग, इसकी कैपेसिटी है कई सारे सेक्टर में। चैलेंजेस क्या क्या हैं, ग्रोविंग वेजेस। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 51 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है।
एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट क्या है? गोल्ड है, डायमंड है, क्रोमियम, केमिकल, हैवी मशीनरी। और फ़ायदे की बात क्या है साउथ अफ्रीका के लिए? यूनिक नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, बेस एक्सपर्टाइज इन डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में बताया जाता है कि जून के महीने में ब्रिक्स की मीटिंग हो सकती है। इसको होस्ट करेगा चाइना और इंडिया इसमें अटेंड करने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला है। वीक्स आफ्टर द विजिट ऑफ चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी टू दिल्ली, चाइना की मिनिस्टर वांग यी ने दिल्ली की विजिट किया। इंडिया हैज़ एग्री टू अटेंड ए वर्चुअल समिट ऑफ लीडर्स ऑफ द ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ग्रुपिंग लाइकली टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ जून, ऐसा सोर्स से कन्फर्म हुआ है। द डेट्स ऑफ द मीटिंग्स which will see Prime Minister Narendra Modi on the same platform as Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, and leader of Brazil and South Africa for the first time since the Ukraine war began. यूक्रेन की लड़ाई जब से चालू हुई है तो पहली बार ऐसा होगा जब ये लोग एक साथ मिलने वाले हैं, और अभी भी ये जो यूक्रेन वार है वो फाइनल नहीं हुआ है। द सोर्स सेड थ्रू जून 23 एंड 24 हैव बीन सजेस्टेड। डेट रखी गई है 23 से लेकर के 24 जून की। इंडिया होस्टेड लास्ट ईयर्स ब्रिक्स समिट, इंडिया ने पिछले साल ही ब्रिक्स समिट का होस्ट किया था, उसका आयोजन किया था अपने देश में। विच वाज आल्सो हेल्ड वर्चुअली, उसको भी वर्चुअली हेल्ड किया, ऑनलाइन मोड में। ये वाली जो बैठक है वो भी ऑनलाइन ही होने वाली है, और इसको 5 लीडर ने अटेंड किया था। चाइना के मिनिस्टर हमारे देश आए थे तो उससे एक बात ये हो जाती है कि अभी LAC में जो टेंशन चल रही है उसके चलते चलते हमारे जो रिलेशन हैं उनको चाइना नॉर्मल रखना चाहता है। सीमा में जो चल रहा है चलने दो, लेकिन रिलेशन बढ़िया रहना चाहिए, ऐसा चाइना की तरफ से सोचा जा रहा है। आगे एक बात यहाँ पर यह कही जाती है कि अब आने वाले टाइम में ही 26 से लेकर के 28 जून के बीच में G7 की मीटिंग भी हो सकती है। G7 में कौन कौन शामिल हैं? जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, जापान, कनाडा और US। कौन कौन से देश हो गए? 7। जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, जापान, कनाडा और US, टोटल हो गए 7 देश। इनकी भी मीटिंग जून 26 से 28 जून के बीच में होने वाली है। जस्ट ए कपल डेज आफ्टर प्रपोज ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स के कुछ दिनों बाद ही इसका आयोजन होने वाला है। अब लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है, इट इज़ अनक्लियर, यह अभी क्लियर नहीं हुआ है कि मिस्टर मोदी को G7 की मीटिंग में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि मोदी ऑलरेडी ट्रैवलिंग कर रहे हैं फॉर ए बायलैटरल मीटिंग टू जर्मनी ऑन 1 मई, 1 मई को ये जाने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। यहाँ पर बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन अभी क्या है। सुप्रीम कोर्ट्स स्टैटिक सो दैट 70,362 केसेस आर पेंडिंग, लगभग 70,000 केस अभी पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में। 1 अप्रैल 2022 की डेट आप देख लीजिए, द ओवर 19% ऑफ देम आर नॉट रेडी टू बी प्लेस्ड before a bench for judicial hearing as they have not completed the required preliminaries। अभी इनको बेंच के पास नहीं भेजा गया है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट रहती है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। 52,000 केस ऐसे हैं, वाइल 52,000 आर एडमिशन मैटर्स, 18,000 रेगुलर हेयरिंग केसेस हैं। द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस, मतलब बोथ मेन एंड कनेक्टेड मैटर्स, टोटल हैं 422। आगे बताने की कोशिश करी जा रही है। एक तो आने वाले जो 7 महीने हैं ना, यहाँ पर एक के बाद एक रिटायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। खुद जो चीफ जस्टिस NV रमन्ना है वो रिटायर होने वाले हैं अगस्त में, लेकिन जो जज है उनका रिटायरमेंट हो रहा है पर भर्ती नहीं हो रही है। ये चिंता वाली बात है क्योंकि ऑलरेडी जो केसेस हैं बहुत सारे अभी पेंडिंग में हैं।
अब एक महिला जज भी रिटायर हो जाएंगी, उनकी जगह में किसी को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है जस्टिस इंदिरा बनर्जी विल एग्जिट ऑफिस ऑन सितंबर 23, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वुमेन जजेस फ्रॉम 4 to 3। पहले 4 थी तो अब वो 3 ही बचेंगी वुमेन जजेस, फॉलोड बाय जस्टिस हेमंत गुप्ता ऑन अक्टूबर 16। ईडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसलिए हम एक्सप्लेन वाले पेज में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे ईडी कब अस्तित्व में आया, कैसे ये काम करता है, कहाँ से इसको पावर मिलती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम आज जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी हम। तो द PMLA was brought in to prevent parking of money